हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्रैश 23। साथियों, आज हम लोग मौर्य काल के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव से। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। इसका उत्तर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद पर विजय प्राप्त करने में मदद की थी। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध मौर्य काल के राजनीति से है और मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था से है। तो इसका जो तुलना किया जाता है तो मैकियावेली के जो पुस्तक है प्रिंस, उससे की जाती है। प्रश्न संख्या 3 है कि वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। इसका उत्तर होगा अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। तो हम लोग देखे थे कि अशोक के जो पिता थे वो बिंदुसार थे। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें जब प्रथम विद्रोह में उन्होंने सुसीम को भेजा था और बाद वाले विद्रोह में, दूसरे विद्रोह में उन्होंने उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। इसका उत्तर होगा कारुवाकी, यानी कि कारुवाकी से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। वैसे सम्राट अशोक का जो सबसे ज़्यादा कारुवाकी से ही लगाव था। प्रश्न संख्या 5 है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है। इसका उत्तर होगा अर्धमागधी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेखों में एकरूपता को दर्शाने के लिए प्राकृत का उपयोग किया गया है, अर्धमागधी का उपयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। इसका उत्तर होगा तक्षशिला। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। उन्होंने सर्वप्रथम जो है सुसीम को भेजा था और दूसरा विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अशोक को तक्षशिला भेजा था। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। इसका उत्तर होगा अशोक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी या अशोक वर्धन के नाम से भी, पुराणों में से अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता था। और प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा मौर्य वंश। इन सभी में जो सबसे प्राचीन वंश है वो मौर्य वंश है। गुप्त वंश मौर्य वंश के काफ़ी बाद आए थे, कुषाण वंश तो और कण्व वंश, ये सभी वंश के बाद ही गुप्त वंश आए थे। प्रश्न संख्या 9 है कौटिल्य या चाणक्य का किसका प्रधानमंत्री था। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को हराने में कौटिल्य या चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त ने ही मदद किया था। प्रश्न संख्या 10 है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। यानी कि निग्रोध के प्रवचन सुनने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया और अंततः उन्होंने कलिंग विजय के बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, तो उस विजय के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। सर्वप्रथम जो है अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ये पता हमको चलता है कि कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि प्राचीन में मतलब जो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक जो है शैव धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 11 है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी। इसका उत्तर होगा चाणक्य। चाणक्य जो उसका प्रधानमंत्री था, इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है और इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है और इसका जो है तुलना जो किया जाता है मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से, इसका तुलना किया जाता है चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक का। तो प्रश्न संख्या 12 है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। इसका उत्तर होगा बौद्ध। सांची जो है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये जो है मूर्ति कला वो कला के किस का निरूपण करता है तो बौद्ध कला का, बौद्ध मूर्ति कला या बौद्ध कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा जैनी गुरु भद्रबाहु से लिया था। 298 ईसा पूर्व में इन्होंने यानी कि अपने जीवन के अंतिम दिनों ने जैन धर्म को अपनाया था और 298 ईसा पूर्व में ही इनकी मृत्यु जो है
संलेखना पद्धति से यानी कि उपासना के दौरान हो गई थी। प्रश्न संख्या 14 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर जो है और कई राजवंश शासन कर चुके थे, परंतु मौर्य साम्राज्य के जस्ट पहले जो है उस पर घनानंद यानी कि मगध पर जो है घनानंद शासन कर रहा था। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का जो मदद किया वो है इसका प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। प्रश्न संख्या 15 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा पन। मौर्य साम्राज्य में एक मुद्रा प्रचलित था जिसका नाम पन था। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का है, अशोक ये भी मौर्य वंश के शासक हैं, और बिंदुसार, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर होगा कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। और ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। और ये जो राहुल है, राहुल जो कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। प्रश्न संख्या 18 है कि मुद्रा राक्षस का लेखक यानी कि पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा ही मुद्रा राक्षस लिखा गया है। और सर्वप्रथम विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है एक ब्रिसल शब्द का यानी कि निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग यानी ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर होगा डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन्न सिद्धियों के बारे में यह विषय वस्तु प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 20 है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा जो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र और गुजरात तो आप जानते ही हैं। तो इससे जो जीतने वाले प्रथम शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है गुजरात पर जो विजय प्राप्त किए थे और उस समय इनके जो सेनापति थे वो थे पुष्यगुप्त इसके मंत्री थे। और उन्होंने ही गुजरात के जो है गुजरात में जो है स्थित जो है सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने ही करवाया था। प्रश्न संख्या 21 है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा अशोक। अशोक ने जो अपने राजवंश को जब राजा अभिषेक के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य को सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिलता। जैसे दिल्ली टोपरा अभिलेख आप सुने होंगे, कंधार से प्राप्त अभिलेख सुनेंगे और गिरनार से प्राप्त अभिलेख जो रुद्रदामन का जो एक अभिलेख है और जो गिरनार से प्राप्त अभिलेख है उसी से पता चलता है कि वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे पुष्यगुप्त उन्होंने करवाए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। प्रश्न संख्या 23 है कि अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद पर विजय प्राप्त कर और मगध पर एक नए साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में मदद किया था। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, किस विषय वस्तु से है? तो इसका उत्तर होगा राजनीति से। प्रश्न संख्या 24 है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश ने शासन किया। क्योंकि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था और नंद वंश का जो स्थापना किया था महापद्म नंद के द्वारा किया जाता था, जिसे भारी सेनाओं का स्वामी कहा था। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साथ दिया, इसके जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, कहाँ था? तो इसका उत्तर होगा तक्षशिला। यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। प्रश्न संख्या 26 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा इंडिका। मेगास्थनीज के जो पुस्तक का नाम था इंडिका था। और अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और पुराण तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा के द्वारा लिखा गया। पुराण 18 है और ऋग्वेद जो 4 वेद हैं उनमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 27 है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है
तो वह ग्रंथ कौन? विशाख दत्त के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है मुद्रा राक्षस, उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द यानी कि निम्न कुल से, इसका अर्थ होता है निम्न कुल से उत्पन्न, यानी कि वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। और विशाख दत्त है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जो है वर्णन किया गया है, इसका उत्तर होगा इंडिका। इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और 29 है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है, तो इसका उत्तर होगा प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या कित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन, महाराष्ट्र, गुजरात आदि पर विजय प्राप्त की। सर्वप्रथम वही शासक थे जिन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात एवं दक्कन जो कि और मालवा आदि पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि निम्नलिखित से किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो उसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कुणाल जो है अशोक के पुत्र थे। और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बने थे मौर्य साम्राज्य के, वो बिंदुसार ही थे। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक था। और अशोक के जो पुत्र थे वो कुणाल थे। और एक हम लोग जिक्र करते हैं अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, जिन्होंने आजीविकों को रहने के लिए नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 31 है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, इसका उत्तर होगा 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। यह पता चलता है मेगास्थनीज के जो द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका, उसी से पता चलता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। प्रश्न संख्या 32 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इसका उत्तर होगा राजनीतिक नीतियां पर। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है अर्थशास्त्र, उस पर जो सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक विषय वस्तु यानी कि राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, इसका उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कलिंग पर उन्होंने तो विजय प्राप्त कर ली थी। कलिंग की राजधानी तोसली पर 261 ईसा पूर्व में उन्होंने आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। और अशोक के आक्रमण के समय कलिंग का शासक नंदराज था। और अफगानिस्तान वहाँ पे इसके तो कई सारे अभिलेख और स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। और बिहार में ही मगध पड़ता है, तो यहाँ पे उनका तो साम्राज्य था ही। यानी कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका का वर्तमान में राजधानी जो है कहाँ है, तो जयवर्धनेपुरे कट्टे। प्रश्न संख्या 34 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। सर्वप्रथम जो है मौर्य वंश के किस शासक ने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वैसे तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी उदयन ने ही बनाया था 461 ईसा पूर्व में, और उसने स्थापना की थी पाटलिग्राम, इसे पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। और मौर्य साम्राज्य में देखा जाए तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या 35 है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था, इसका उत्तर होगा लकड़ी का। यानी कि जो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से ही पता चलता है कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था 2 मंजिला, वो लकड़ी का बना था। और कि बराबर यानी कि जहानाबाद जिला बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था, तो अशोक के द्वारा कराया गया था। किस लिए, तो आजीविकों को रहने के लिए इन्होंने बराबर की गुफाओं में पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था, जिसके नाम जैसे कि कर्ज, चौपाल, सुदामा या विश्व झोपड़ी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विश्व झोपड़ी किसके नाम है, तो इसका उत्तर होगा गुफा। विश्व झोपड़ी, कर्ज, चौपाल एवं सुदामा ये सभी गुफाओं के नाम है, जिसका निर्माण जो है आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में करवाए थे आश्रय गृह के रूप में। प्रश्न संख्या 37 है कि किस शिलालेख में यह साबित होता है, यानी किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, इसका उत्तर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के द्वारा जो जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है, रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित है रुद्रदामन से, उसी से सर्वप्रथम पता चलता है, यानी कि साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। और इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुजरात के जो विजय के दौरान जो है उन्होंने उसके जो मंत्री थे पुष्यगुप्त, उसी के द्वारा वहाँ पे एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जिसका पुनर्निर्माण समय के क्रम में रुद्रदामन ने। और उसके बाद संख्या 38 है कि केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू स्तंभ लेख में ही
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, यानी कि मगधाधिराज के रूप में स्वयं को परिभाषित किया था कि मैं मगधाधिराज हूँ। और वो किस स्तंभ से पता चलता है, तो भाब्रू स्तंभ लेख से। और ये है मास्की ममगुजा, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, और रानी का अभिलेख जो रुम्मीदई अभिलेख जो सबसे छोटा है। और प्रश्न संख्या 39 है कि चंद्रगुप्त, ये मिलान करने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था, इसका उत्तर होगा सेंड्रोकोट्टस के नाम से। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, इसका उत्तर होगा अमित्रघात। अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा प्रियदर्शी अशोक के नाम से जाना जाता है, अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसका मिलान देख लिए, चंद्रगुप्त जो है सेंड्रोकोट्टस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक जो है प्रियदर्शी के नाम से, और पुराण में से अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को जो है जैन ग्रंथों में सिंहसेन और पुराणों में से भद्रसार या बारीसार भी कहा जाता है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य अन्य नाम है। प्रश्न संख्या 40 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है किसके द्वारा। जो इससे पहले जो है कई साम्राज्य भारत में हुआ करते थे, लेकिन एक प्रथम जो है भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, यानी भारत में जो प्रथम एक छत्र साम्राज्य करने वाला जो शासक हुए वो या फिर साम्राज्य इसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया। प्रश्न संख्या 41 है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा कालसी अभिलेख शिलालेख जो उत्तराखंड में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इसका उत्तर होगा अशोक ने। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। हम लोग ने अभी एक क्वेश्चन देखे थे, सांची में जो है जो कला एवं मूर्ति कला का जो संबंध है वो किसका विरूपण करता है, तो बौद्धों का, यानी बौद्ध कला या बौद्ध मूर्ति कला का विरूपण करता है। यानी कि सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। भोपाल में एक भोज ताल झील भी है, जिसे राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। यानी कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो इसका उत्तर होगा अशोक ने। प्रश्न संख्या 43 है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, इसका उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ने का कार्य किया वो जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। ब्राह्मी अभिलेख को इन्होंने पढ़ा था 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, इसका उत्तर होगा अशोक के 13वें शिलालेख में। सर्वप्रथम हमें अशोक के 13वें शिलालेख से ही कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन पता चलता है कि कलिंग युद्ध जो है इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। और अंततः जो है अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर विजय प्राप्त कर ली। और अशोक के कलिंग पे आक्रमण के समय वहाँ का जो राजा था नंदराज था। प्रश्न संख्या 45 है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था जिसका नाम इंडिका था। और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे वो थे मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 46 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, इसका उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित करा। और युद्ध संधि के तहत जो इन्होंने उसके पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया और उससे 4 प्रांत दहेज के तौर पे लिए, कंधार, हेरात, मकरान, काबुल, ये 4 प्रांत उन्होंने उससे दहेज के तौर पर लिए। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, नहीं जनता से उनका लगाव ज़्यादा जुड़ा रहता था, हमेशा जनता के संपर्क में रहता था, तो इसका उत्तर होगा अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, इसका उत्तर होगा भारी रक्तपात देखकर उसने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और अंततः उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म के रास्ते पर चले गए, बौद्ध धर्म अपना लिए। प्रश्न संख्या 49 है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, इसका उत्तर होगा प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख है वो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। और भारत से जो भी बाहर के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें ग्रीक, अरमाइक एवं लिपि का प्रयोग किया हुआ है, ग्रीक एवं अरमाइक या खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। परंतु भारत के जो अंदर भारत के मतलब जो इंटरनल मतलब इनके जो राज्य क्षेत्र के अंदर जितने भी अभिलेख पाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर जो है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि के ही अभिलेख मिलते हैं। इनके जो अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी एवं लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। प्रश्न संख्या 50 है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि
निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? इसका उत्तर होगा मुद्रा राक्षस। पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त है, यानी विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में ही सर्वप्रथम पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल, ब्रिसल जिसका अर्थ होता है निम्न कुल या निम्न कुल से उत्पन्न, यानी कि ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 51 है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा 1, 3 एवं 4, यानी कि संस्कृत कला व साहित्य। मौर्य नरेश में यानी कि मौर्य काल में जो है कला साहित्य एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार था। और दूसरा प्रांतीय विभाजन, उसमें प्रांतीय विभाजन भी थे एवं हिंदू कुश तक जो है भारतीय साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश जो पर्वत जो अपना उत्तर भारत में पड़ता है हिंदू कुश, उसी से जो है ज़्यादातर सिकंदर भी हिंदू कुश पर्वत होते हुए ही भारत में प्रवेश किए थे, यानी कि हिंदू कुश तक साम्राज्य तक जो है इसका फैला हुआ था। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। इसका कथन ये है और कारण इसका है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये सही है, क्योंकि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया था। और कलिंग जो है वर्तमान में वो एक उड़ीसा राज्य है, उसी के अंतर्गत आता था, जो कि समुद्र के किनारे ही स्थित है। तो वो समुद्री मार्गों एवं स्थलीय दोनों मार्गों पर नियंत्रण रखता था। तो इसका उत्तर ये सही है। प्रश्न संख्या 53 है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें पता चलता है उनमें शामिल है। अशोक के जो दूसरा एवं तो 13वां जो शिलालेख है, अशोक के जो दूसरा एवं जो 13वां शिलालेख है, उसी से हमें संगम राज्य के बारे में पता चलता है। प्रश्न संख्या 54 है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो कथन ए था और इसका कथन आर है, यानी कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया था। ये सही है, क्योंकि अशोक ने हमेशा आप देखे होंगे कि अशोक जो है जनता के संपर्क में ज़्यादा रहता था, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा मौस्की या गुजरा। मौस्की, गुजरा आदि अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। जो उत्तरांचल से जो प्राप्त हुआ था वो कालसी अभिलेख, जो एक तो कालसी जो शिलालेख जो उत्तरांचल से प्राप्त हुआ था, है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका उत्तर होगा डी, ये स्थापत संरचना के भाग है, ये गलत है। ये अखंड है, ये सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये भी सही है। और स्तंभों का स्पेट जो है सुंडाकार है, ये भी सही है। यानी कि निम्नलिखित में कौन एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में जो है गलत है? ये जो संरचना के स्थापत संरचना के भाग है, नहीं, ये गलत है। ये अखंड है, इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया है और स्तंभों का जो है शेप सुंडाकार है। प्रश्न संख्या 57 है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका उत्तर होगा अशोक ने। अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 58 है कि सुमेलित की जिसमें प्रांत है उसके राजधानी है उत्तरापद। उत्तरापद की राजधानी जो है तक्षशिला हुआ करता था और दक्षिणापद का स्वर्णगिरी और अवंती जो महाजनपद था उसका राजधानी उज्जैन या उज्जैनी और प्राची जो पूर्वी देश था उसका राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 59 है कि इस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में, यानी कि चाणक्य जो विष्णुगुप्त या कौटिल्य है उनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है, तो अर्थशास्त्र में जो है आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 60 है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यानी कि अशोक ने जो है निग्रोध के जो प्रवचन सुनकर ही से बौद्ध धर्म अपनाने की जो है इनके अंदर की इच्छा शक्ति ज़्यादा जागृत हुई। तो और अंततः इन्होंने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो बौद्ध गुरु उपगुप्त, यानी कि इन्होंने उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। प्रश्न संख्या 61 है कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनी। मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। यानी कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनी। मेगास्थनी ने ही पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। प्रश्न संख्या 62 है कि मौर्य काल में मौर्य काल में
एग्रोनोमाई। प्रश्न संख्या 62 है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका उत्तर का सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। प्रश्न संख्या 63 है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर का गुड़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। प्रश्न संख्या 64 है यानी श्रीलंका के किस शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? इसका उत्तर होगा तीस। यानी श्रीलंका के जो शासक थे तीस, इन्होंने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। प्रश्न संख्या 65 है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा परिशिष्ट पर्वन, यानी कि परिशिष्ट पर्वन। नहीं, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपनाए थे, यानी कि अपने जीवन के अंतिम दिन इन्होंने जैन धर्म अपनाए थे। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा जैनी गुरु भद्रबाहु से लिए थे। प्रश्न संख्या 66 है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? इसका उत्तर होगा आषाढ़, जो हिंदी भाषा है, और इंग्लिश में इसे जुलाई कहा जाता है। यानी कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय यानी कि फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ माह में, हिंदी वर्ष के आषाढ़ माह में, और ऐसे जुलाई। तो प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? यानी कि दक्षिण भारत की जो जातियां हैं जिसका उल्लेख जो है अशोक के शिलालेखों में किया गया है, तो वो कौन कौन से जाति हैं? इसका उत्तर होगा चोल, उसके बाद पांड्य, सतीजपुत्र एवं केरल पुत्र। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र में किया गया है। प्रश्न संख्या 68 है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा शिलालेख या स्तंभलेख। यानी कि अशोक के बारे में जितने भी इतिहासकारों ने इसके बारे में अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, तो इसमें जो सबसे मददगार साबित हुआ वो है अशोक के स्तंभलेख या शिलालेख। प्रश्न संख्या 69 है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वैसे भारतीय यानी कि अपने देश के बाहर जितने भी इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं ज़्यादातर वो ग्रीक, अरमाइक या खरोष्टी में लिपि में प्राप्त हुए हैं। जो ग्रीक और अरमाइक है जो मनसेरा पाकिस्तान या सवाजगढ़ी से एवं खरोष्टी लिपि उधर से ये उत्तर पश्चिम भारत जो कि भारत से बाहर के देश हैं। प्रश्न संख्या 70 है कि अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। ये बात सही है कि भारत का जो है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में वह किस देश में यह पाया गया है? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है अशोक के अभिलेख पाए गए हैं एवं पाकिस्तान में भी पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 71 है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकात्मक अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उस साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? यानी कि प्रश्न क्या है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकात्मक अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? तो इसका उत्तर होगा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार के खदानों से। मिर्ज़ापुर के समीप चुनार के खदानों से निकाला गया है। प्रश्न संख्या 72 है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? यानी कि यह जो है मेगास्थनी की जो पुस्तक जो है इंडिका, उसी से पता चलता है कि भारतीयों को लिखने की कला के बारे में पता नहीं था, यानी कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। यह उक्ति जो है किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। प्रश्न संख्या 73 है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा यानी कि सीरिया के जो नरेश थे एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और एक दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका उत्तर होगा बिंदुसार। यानी कि मौर्य साम्राज्य के वो जो शासक थे बिंदुसार, इन्होंने ही सीरियन नरेश एंटियोकस यानी जो सीरिया के राजा उसमें हुआ करते थे एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। और इनका जो राजदूत था वो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में रहता, जो सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे। प्रश्न संख्या 74 है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका उत्तर होगा 13वां शिलालेख। यानी अशोक के जो 13वां जो है बृहत शिलालेख जिसको सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है, 13वां बृहत शिलालेख से पता चलता है कि अशोक द्वारा जो है कलिंग पर चढ़ाई की गई थी।
प्रश्न संख्या 75 है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका उत्तर होगा उज्जैन, यानी कि अवंती का, अवंती जिसका राजधानी है उज्जैन, यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है अवंती यानी उज्जैन का गवर्नर था, यानी कि राज्यपाल था। और अंततः जो है 269 ईसा पूर्व में ये मगध के सम्राट बने, इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया और ये मगध के शासक हो गए। प्रश्न संख्या 76 है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, यानी कि जितने भी प्रजा है वो मेरी संतान है, ये इसका वर्णन किस शिलालेख में किया है? अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख, यानी पृथक जो है कलिंग शिलालेख, यानी कि 13वां शिलालेख में अशोक के जो पृथक जो है कलिंग शिलालेख, यानी कि 13वां शिलालेख में ये कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो उसमें इन्होंने यह घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। प्रश्न संख्या 77 है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका उत्तर होगा कलिंग का पृथक शिलालेख, यानी कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के जो आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने अंततः जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रश्न संख्या 78 है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा छठे शिलालेख में, यानी कि अशोक के छठे शिलालेख में उन्होंने यह घोषणा कराया था, यानी यह अंकित करवाया था कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं, विश्राम कक्ष में रहूं रानी के साथ या अंततः मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य यानी कि मंत्रीगण मुझे सार्वजनिक कार्य यानी कि जनता के कार्य के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये इसका वर्णन जो है अशोक के छठे शिलालेख में किया गया है। प्रश्न संख्या 79 है कि निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम में बताता है, इसका उत्तर होगा प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ये जो है अवरोही क्रम आप तो जानते होंगे, सबसे पहले बड़े, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, यानी कि प्रादेशिक, राजुक और युक्तक, ये जो है मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का जो है अवरोही क्रम में नाम बताता है। प्रश्न संख्या 80 है कि विष्ठि क्या है, यानी विष्ठि का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा बेगारी, विष्ठि है बेगारी है। प्रश्न संख्या कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, यानी कि मौर्य काल में सीता क्या था? इसका उत्तर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, लेकिन मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? इसका उत्तर होगा स्तंभ। मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना है वो क्या है? स्तंभ है, शिलालेख है, गुहालेख है आदि, ये सभी जो है मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। प्रश्न संख्या 83 है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? यानी कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश एवं सहगौरा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसी अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि अकाल के समय में या फिर कुछ प्रकृति के प्रकोप के समय जो है राजा के द्वारा स्थान अभिलेख जो बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है और सहगौरा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसी अभिलेख में विवरण मिलता है। प्रश्न संख्या 84 है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? इसका उत्तर होगा संघमित्रा को। अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, यानी कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को। प्रश्न संख्या 85 है कि अशोक के मन सेहरा जो अभिलेख है वो पाकिस्तान से एवं शहबाजगढ़ी वो भी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इस शिलालेखों की लिपि क्या थी? इसका उत्तर का खरोष्ठी। तो पाकिस्तान से जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, मनसेहरा जो कि पाकिस्तान से और शहबाजगढ़ ये भी पाकिस्तान से जो यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो इस शिलालेख में जो है किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। और जो भारतीय प्रदेश के अंदर जो भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए अभिलेख या स्तंभ लेख, उन सभी में जो है ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। एवं अफगानिस्तान से जो यानी कि अफगानिस्तान के कंधार जाति से जो अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुए हैं
उसमें जो है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। और अशोक के ज़्यादातर जो है शिलालेख जो है राजमार्गों के निकट हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 86 है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और अरमाइक शिलालेख प्राप्त हुए। इसका उत्तर होगा सार एकुना यानी कि कंधार से। यानी कि अशोक का जो द्विभाषीय अभिलेख है, जो दो भाषा में ग्रीक और अरमाइक जो कंधार अभिलेख है, वो सार एकुना से प्राप्त हुआ है। कंधार जो कि अफगानिस्तान में है। प्रश्न संख्या 87 है कि कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है। इसका उत्तर होगा 15। कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 180 प्रकरणों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 88 है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, तो कौन शामिल थे। अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित सप्तांग है तो उसमें क्या क्या शामिल थे। इसका उत्तर होगा राजा, उसके क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। यानी कि अर्थशास्त्र के जो उल्लेखित सप्तांग में जो शामिल थे वो राजा थे, यानी कि उसके क्षेत्र थे एवं प्रशासन एवं उसके कोष, यानी कि राजकीय कोष, राज प्रशासन और राज्य क्षेत्र एवं राजा, ये शामिल थे। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य हैं, जो प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद पर विजय प्राप्त करने में मदद की थी। प्रश्न संख्या 89 है कि अशोक का समकालीन जो तुर्मय था वो कहाँ का राजा था। तो इसका उत्तर होगा मिस्र का। अशोक के समय जो तुर्मय था वो कहाँ का, यानी कि तुर्मय कहाँ का शासक था, तो मिस्र का। और वो जो है अशोक के समकालीन था। अशोक के समकालीन जो है तुर्मय कहाँ का राजा था, तो मिस्र का। मिस्र जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके मिस्र का राजधानी कहाँ है, तो मिस्र का राजधानी है काहिरा, जो नील नदी पे बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। प्रश्न संख्या 90 है कि किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था। इसका उत्तर होगा बिंदुसार के समय में। बिंदुसार के समय में डायमेकस जो है भारत आया था और ये सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे डायमेकस, जिससे जो है बिंदुसार ने अंजीर और सूखे फल एवं एक दार्शनिक और मदिरा भेजने का प्रार्थना किया था। प्रश्न संख्या 91 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो इसका उत्तर होगा गुजरा। मौस्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, यानी कि अशोक के नाम का उल्लेख अशोक हुआ है, तो उसका उत्तर होगा गुजरा। गुजरा एवं जो है मौस्की अभिलेख में जो अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है।